हेलो गाइस, डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। रेसिस के बारे में पढ़ते हैं। रेसिस का रोल क्या है एंथ्रोपोलॉजी में और कैसे हम रेसिस को बनाते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं रेसिस की। तो डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कैसे क्लासिफिकेशन की रेसिस की, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इंडिया में कौन से एथनिक एलिमेंट्स हैं, कौन सी रेसेस हैं जो इंडिया में हैं, और लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो इंडिया में बोली जाती हैं और उनकी एथनिक की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, लैंग्वेजेस की कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी लैंग्वेज कौन सी रीजन में बोली जाती है, कौन से जो एथनिक एलिमेंट्स हैं कौन से रीजन में पाए जाते हैं, और इनकी एथनिक एलिमेंट्स की और या फिर जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं इसकी स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकी ग्रोथ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं। ओके गाइस, एथनिक होता क्या है, हम लोगों को ग्रुपिंग करते हैं कुछ उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। नेशनल इंडेक्स हो गया, फेशियल इंडेक्स हो गया, सिफेलिक इंडेक्स हो गया, आई का कलर, नोज फॉर्म, ईयर लॉब्स, स्किन कलर, ये जो कुछ हमें फैक्टर्स जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हम करते हैं, और ये सारे फीचर्स ये फिजिकल होते हैं, विजिबल, ये विजिबल होते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं। तो डिफरेंट बेसिस है रेशियल क्लासिफिकेशन के। एक तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस है, एक हम बोलते हैं जिसको मॉर्फोस्कोपिक बोलते हैं या मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो मॉर्फोस्कोपिक है और एक मॉर्फोमेट्रिक है। मॉर्फोमेट्रिक में जैसे हाइट है ना, वो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और जो मॉर्फोस्कोपिक है जैसे आई कलर, स्किन कलर, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। और एक जेनेटिक बेसिस भी होता है रेशियल क्लासिफिकेशन, जीन्स की बेसिस पे भी हम रेशियल क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे सीरोलॉजिकल बेसिस, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, आर सिस्टम है, एमएच सिस्टम है, और दूसरा फिर हम डर्मेटोग्लाइफिक्स, हम फिंगर के पैटर्न को स्टडी करते हैं। पाम का, सोल का जो रिच पैटर्न होता है उनको हम स्टडी करते हैं। ओके, तो रेशियल क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे एच.एस. रिस्ले। एच.एस. रिस्ले ने क्या किया? एच.एस. रिस्ले ने क्लासिफिकेशन की रेसेस की। तो इसने बुक लिखी थी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें इंडिया के जो रेसेस हैं उनके बारे में बताया था। ओके, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा इन्होंने: नेशनल इंडेक्स, स्टेचर, फेशियल इंडेक्स, सिफालिक इंडेक्स। ओके, तो जो इसने डिवीज़न की, तो अब पहले इंडिया यूनाइटेड था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये सब एक ही कंट्री थे, तो इनको हमने क्लासिफिकेशन दी। ओके, तो एच.एस. रिस्ले ने कहा, क्लासिफिकेशन दी इंडियन पॉपुलेशन की। तो टर्को ईरानियन बताया इसने, इंडो आर्यन, आर्यो ड्राविडियन,
स्काइथो ड्राविडियन, मंगोलो ड्राविडियन, ड्राविडियन और मंगोलॉइड। तो ये 7 इसने बताए रेसेस के नाम। अब टर्को ईरानियन कौन लोग थे? ये फ्यूजन था किसका? टर्की के जो लोग थे और जो पर्शिया के जो लोग थे, इनका फ्यूजन था। तो ये लंबे होते थे, टाल स्ट्रक्चर था इनका। जैसे अफगानिस हो गए, बलूचिस हो गए, ओके। तो गोरे चिट्टे भी थे, ये फेयर कंप्लेक्शन था इनका। तो हेड जो था इनका ब्रॉड हेड था, ब्राचिसेफल जिसको बोलते हैं। उसके बाद दूसरी रेस आती है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन रेस, ये भी टाल स्ट्रक्चर के थे, इनका कंप्लेक्शन भी फेयर था जैसे कि टर्को ईरानियन का था। तो इनका जो फेस था वो लॉन्ग था, लॉन्ग हेड था, जिसको हम बोलते हैं डोलिकोसिफालिक, ओके। तो नोज की बात करें तो मीडियम टू लॉन्ग नोज था इनका, ओके। जैसे कश्मीरी हो गए, राजपूत्स हो गए, जाट्स हो गए, तो ये सारे लोग कौन थे? इंडो आर्यन टाइप थी। उसके बाद आता है स्काइथो ड्राविडियन। स्काइथो ड्राविडियन क्या थे? अब ड्राविडियन की बात करें तो स्ट्रेचर जब मीडियम स्ट्रेचर का आगा शुरू हो गया। नोज इनके सेम लॉन्ग भी थे और मीडियम भी थे। तो हेड जो था मीडियम से लेके ब्रॉड था, लॉन्ग नहीं था इनका हेड। तो स्काइथो ड्राविडियन में आपको देखने को मिलते हैं मराठास, ब्राह्मण्स, कूक्स, स्काइथो ड्राविडियन। उसके बाद बात करते हैं आर्यो ड्राविडियन, फिर मंगोलो ड्राविडियन। आर्यन ड्राविडियन मीन्स क्या होता है कि इसमें आर्यन और ड्राविडियन का फ्यूजन है, इसको हम बोलते हैं हिंदुस्तानी टाइप। अब देखो ड्राविडियन बीच में आ गया एलिमेंट, तो हाइट जो है वो मीडियम होएगी या शॉर्ट होएगी। हेड जो है वो मीडियम से लेके ब्रॉड है। नॉस भी जो है वो मीडियम से लेके ब्रॉड है। नोज़ का डिस्कस करना है, अपने हेड का डिस्कस करना है। तो ये जैसे जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, ये है आर्यो ड्राविडियन। उत्तर प्रदेश और साथ में इसके साथ जो लगता हुआ है बिहार, और इसके साथ जो लगता हुआ है ईस्टर्न राजस्थान। तो उसके बाद हम बात करते हैं मंगोलो ड्राविडियन। अब मंगोलो ड्राविडियन कौन से हो गए? जो हमारे इस तरफ चले जाएं, बंगाल वाली साइड। तो इनका जो हाइट था, आप देखे जाए तो मीडियम स्ट्रेचर की हाइट थी इनकी, लॉन्ग टू मीडियम था इनका, मीडियम टू ब्रॉड इनका नोज था, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं मंगोलॉइड की। अब मंगोलॉइड जो थे, ये लोग आगे जो आपको मिलते हैं लेप्चास में, गारो, खासी हिल्स में, बूतियास हो गए, बोडो हो गए। तो ये लोग शॉर्ट स्ट्रेचर के थे। इनका कंप्लेक्शन जो था, ड्राविडियन जब आ गया तो डार्क कंप्लेक्शन आपने लिखना है। मंगोलॉइड का कंप्लेक्शन जो था वो येलो कंप्लेक्शन था। आपने स्ट्रेचर बताया, आपने कंप्लेक्शन की बात की, फिर उसके बाद जो हेड है वो इनका ब्रॉड ही होता है, ठीक है, और मीडियम नोज है इनका, और इनके आईज में एपिकांथिक फोल्ड भी देखने को मिलेगा। तो ये ड्राविडियन। अब ड्राविडियन कहाँ कौन से हो गए? ये आगे पंडियंस ऑफ मालाबार और संथल्स ऑफ छोटा नागपुर। तो ये ड्राविडियन थे। ड्राविडियन भी शॉर्ट स्ट्रेचर के थे या मीडियम स्ट्रेचर के थे। इनके हेड जो थे वो लॉन्ग थे, डोलिकोसेफेलिक,
ब्रॉड हेड थे, ब्रैचियोसेफेलिक, नोज जो था इनका ब्रॉड था, तो ब्रॉड नोज को हम बोलते हैं प्लेटिन नोज, और अगर नैरो नोज है तो हम बोलते हैं कैटरीन। प्लेटरीन आ गया ब्रॉड नोज। तो ये हमने बात की रिसले की। रिसले ने जो क्लासिफिकेशन की इसको क्रिटिसाइज किया। ओके, तो इसने क्लासिफिकेशन जो थी ना, कहा कि जो लोग जो थे मारे माइग्रेशन से जहाँ पे इंडिया में आए, तो आयरन माइग्रेशन के बेसिस पे इसने इंडो आर्यन टाइप जो थी को इंडो आर्यन टाइप नॉर्थ रीजन में को कहा। तो अगर जो माइग्रेशन जो थी उसके ऊपर इसने कुछ बात नहीं की। ईरानियन से माइग्रेट हुए थे, है ना, तो पर्शियन से माइग्रेट हुए थे। ईरानियन माइग्रेशन, पर्शियन माइग्रेशन, स्काइथियन माइग्रेशन, मंगोल उसको नहीं किया। तो जो मोन खैमर पॉपुलेशन थी उसके बारे में भी कोई इसने डिस्टिंग्विश नहीं किया। तो ये चीज़ें हम बात करते हैं। तो अब बात करें रेशियल क्लासिफिकेशन में, अब जब बात करते हैं तो बेसिकली जो इनका होता है ना, जो क्लासिफिकेशन की थी इसने, तो जो क्लासिफिकेशन की थी वो भी कोई सही क्लासिफिकेशन नहीं थी, राइट क्लासिफिकेशन नहीं की थी, फ्लॉज थे उसमें, रॉन्ग तरीके से एलोकेशन की थी रेसेस की ज्योग्राफी में। ऐसे निग्रोटो एलिमेंट के बारे में कोई बताया नहीं, है ना। तो ये सारा जो पीपल ऑफ इंडिया ने लिखी, ये कौन सा कोई प्राइमरी सोर्स थोड़ी था, इनके पास सेकेंडरी सोर्स है, इसने बताया। ओके, अब आर्यन कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं या इधर के हैं, या रेशियल ग्रुप है या लिंग्विस्टिक ग्रुप है, इसके ऊपर भी डिपेंड होती है। तो ये लोग जो थे नोमैडिक लोग थे, पेस्टोरल लोग थे, है ना। अब बाल गंगाधर तिलक जो थे, इसने कहा कि आर्यन आए हैं आर्टिक रीजन से आए हैं। तो जो मैक्स मुलर थे उन्होंने कहा कि आर्यन जो है वो कैस्पियन सी है एक, तो वह उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ से उठ के आए हैं। तो जन आग इंडिया में जब उन्होंने ऑक्युपाई किया, जो गैलिटिक प्लेन्स थे, तो वैदिक एज स्टार्ट हुई थी आर्यन के आने से। तो ये संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। अर्बन इंडस वैली के लोग जो थे वो अर्बनाइज थे। ये लोग तो ये थे ऐसे सेमी नोमैडिक लाइफ थी इनकी। उसके बाद हम बात करते हैं हम आगे चलते हैं, गुहास की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो गुहा की क्लासिफिकेशन जो थी, ये सेंसेक्स हुआ था 1931 में। तो पहले तो एच एस रिस्ले की जो उसने क्लासिफिकेशन दी थी वो पीपल ऑफ इंडिया नाम की बुक थी, उसमें पब्लिश हुए थे उसके रिजल्ट। अब गुहास की जो क्लासिफिकेशन थी, इसने 1931 में सेंसस ऑफ इंडिया हुआ, उस पर इसके रिपोर्ट्स को पब्लिश किया गया। तो इसने कोई 2511 लोगों का स्टडी किया, जो कि 34 अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते थे। ओके, तो करेक्टर्स इसने बड़े सारे स्टडी किए, 29 करेक्टर स्टडी किए, हज़ारों में लोग स्टडी किए, 2500 के करीब करीब। 32 जो उनकी जो 34 जो उनके ग्रुप्स थे उनको स्टडी किया। करेक्टर्स थी जो 29, उसके बारे में स्टडी किया। तो 63 जो क्रूड
रेशियल लाइकिकनेस की कॉफिशेंट्स थी, उसकी मेजरमेंट्स ली इसने। अब देखा जाए तो गुहा की क्लासिफिकेशन को देखें हम, इसमें देखो पहले नेग्रिटो की बात नहीं हुई थी, इसने गुहा ने नेग्रिटो एक टाइप बताई रेशियल की, रेशियल टाइप। उसके बाद इसने बताई बात प्रोटोस्ट्रोलाइट की, है ना। उसके बाद बताई इसने मंगोलॉइड की, मेडिटेरेनियन की, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स की, नॉर्डिक्स की। तो का बारे में बताया इसने, नेग्रिटो, प्रोटो एस्ट्रोलाइड के बारे में बताया। उसके बाद मंगोलॉइड के बारे में बताया, मेडिटेरेनियन टाइप दी इसने, नॉर्डिक्स टाइप दी, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स टाइप दी। तो 6 रेशियल टाइप्स दी। तो जिसमें सबसे पहले आता है नेग्रिटो, प्रोटो एस्ट्रोलाइड आता है, नेग्रिटो आता है, प्रोटो एस्ट्रोलाइड आता है, मंगोलॉइड आता है, मेडिटेरेनियन आता है, उसके बाद ब्रैचिसेफल्स आता है, देन नॉर्डिक्स आता है। नॉर्डिक्स, प्रोटो एस्ट्रोलाइड, मंगोलॉइड, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स, मेडिटेरेनियन वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स, ये दिया था गुहा ने। अब गुहा के जो नेग्रिटो एलिमेंट है वो कैसे थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट स्टेचर्स के थे, डार्क कंप्लेक्शन था उनका, हेड जो था ब्रॉड है, नेजल जो थी वो ब्रॉड थी, ब्रॉड नोज था उनका, ठीक है। तो नेग्रिटो ये रहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, है ना। तो साउथ इंडियन ट्राइब्स हैं कुछ, कडार्स, इरूलास, पंडियंस, ये भी नेग्रिटो में आते हैं। उसके बाद आता है प्रोटो एस्ट्रोलाइड। अब प्रोटो एस्ट्रोलाइड जो है वो कैसे, ये नेग्रिटो की तरह ही है, बट इनके नेग्रिटो के जो थे ना बूली हेयर थे, तो प्रोटो एस्ट्रोलाइड के बेबी हेयर थे। तो प्रोटो एस्ट्रोलाइड में संतल्स आ जाते हैं, ओरवान्स आ जाते हैं, बडग्गास आ जाते हैं प्रोटो एस्ट्रोलाइड में, है ना। तो अब इनमें मीडियम स्टेचर हो है, डार्क कंप्लेक्शन है, लॉन्ग टू मीडियम फेस है, मीडियम टू ब्रॉड नोज है। उसके बाद आता है मंगोलॉइड। अब मंगोलॉइड की बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं आपके जो नागास हैं, लेप्चास हैं, भूतियास हैं, तिब्बतन्स हैं ऑफ भूटान एंड सिक्किम। तो मंगोलॉइड जो है तो ये भी शॉर्ट स्ट्रेचर के थे या फिर मीडियम स्ट्रेचर के थे। इनका नोज जो था वो फ्लैट था, फ्लैट फेस था इनका। तो नोज शॉर्ट टू मीडियम नोज था इनका। आइस जो थी इनकी, आइस में एपिकैंथिक फोल्ड था, है ना। तो लॉन्ग हेडेड भी थे, ब्रॉड
हेडेड भी थे, ब्राचिसेफल्स भी था और डोलिकोसेफल्स भी था। लॉन्ग टू ब्रॉड, मीडियम आ गया मीजोसेफल्स। तो उसके बाद आते हैं मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन के बाद हम डिस्कस करते हैं वेस्टर्न ब्राचिसेफल्स एंड नॉर्डिक्स। अब मेडिटेरेनियन की बात हम करें तो मेडिटेरेनियन आगे थोड़ा सा अगर आप ऊपर आ जाओ, ये कुछ ये नायर्स हो गए, तेलुगु ब्राह्मण्स हो गए, पंजाबी खत्रीस हो गए, नंबूदरीस हो गए, तो ये आते हैं किसमें, मेडिटेरेनियन में। तो स्ट्रेचर के बाद जब हम करते हैं तो आपने बताना है मीडियम टू शॉर्ट स्ट्रेचर, लॉन्ग टू ब्रॉड हेड है ना, है ना। तो चिन इनकी वेल डेवलप्ड है मेडिटेरेनियन की। तो आप देखते हैं जो ऊपर था मंगोलॉइड, उसमें आपने बात की, मंगोलॉइड का तो क्लियर है। मेडिटेरेनियन की बात हम करते हैं तो थोड़े से ऊपर आपको आना पड़ेगा, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, नंबूदरीस हो गए, तेलुगु ब्राह्मण्स हो गए, पंजाबी खत्रीस हो गए, तो ये सारे कैटेगराइजेशन आते हैं मेडिटेरेनियन में। अब आते हैं वेस्टर्न ब्राचिसेफल्स। वेस्टर्न ब्राचिसेफल्स में आपको और थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, गुजराती हैं, बंगाली हैं इस तरफ, है ना। ब्राह्मण्स ऑफ मैसूर हैं, दिनारी, और ब्राह्मण्स ऑफ मैसूर हैं, बंगाली हैं, गुजराती हैं, उसके बाद पासिस ऑफ बॉम्बे। इस सारे वेस्टर्न ब्राचिसेफल्स में कैटेगराइज किया था किसने, गुहा ने। तो इनकी जो स्ट्रेचर है आप देखेंगे तो मीडियम टू टॉल स्ट्रेचर है, या मीडियम टू शॉर्ट स्ट्रेचर है, डार्क कंप्लेक्शन है। लॉन्ग टू मीडियम हेड है, मीडियम टू ब्रॉड नेचर इंडेक्स है। तो ये सारा आपने किया बात ब्रैक्सटन ब्रैचिसेफल्स। मेडिटेरेनियन हो गया, प्रोटोस्टोराइड हो गया, निग्रॉइड हो गया, नॉर्डिक्स हो गया। अब नॉर्डिक्स में कौन से आ गए, जैसे जो पंजाब में रहते हैं, जो राजपुताना हो गए, राजपूत हो गए नॉर्डिक, टॉल स्ट्रेचर के थे, फेयर कंप्लेक्शन था इनका, लॉन्ग एंड ब्रॉड हेड था इनका, लॉन्ग नोज एंड ब्रॉड नोज था इनका, नॉर्डिक। तो नॉर्डिक्स हम आगे वेस्टर्न, जब गुजराती से हो गए, मलयालम, मेडिटेरेनियन में आगे जो थे आपके नायर्स, ब्राह्मण्स, पंजाबी क्षत्रिस, ब्राह्मण्स ऑफ कोची, तेलुगु ब्राह्मण्स मेडिटेरेनियन में। मंगोलॉइड है, प्रोटोस्टोलाइड कौन से थे, प्रोटोस्टोलाइड थे संतल्स, ओरवान्स, चेंचूस, प्रोटोस्टोलाइड टाइप के थे। तो गुहा और रेस्ले की क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं, तो गुहा की जो क्लासिफिकेशन थी ये भी रॉन्ग क्लासिफिकेशन थी, कैटेगराइजेशन एरर था। इसने भी कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इंडिया में रेशियल के, वो सारे के सारे फॉरेन ओरिजिन हैं। अब जो एच.एस. रिस्ले ने कहा, उसने कहा कि आर्यन जो है फॉरेन ओरिजिन की है, जो बाकी जो रेसेस जो फॉरेन ओरिजिन की थी उसके बारे में बात ही नहीं की। तो इसने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जो हमारा डाइवर्सिटी थी ना पॉपुलेशन की, यहाँ पे बहुत सारे एथनिक एलिमेंट्स हैं, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं, तो इसने थोड़ी सी कैटेगरी में कर दिया। तो उससे क्या हो गया, ओवर सिंप्लीफिकेशन के लिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो सरकार थे, उन्होंने भी अपोज किया गुहा को,
डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हिस्ट्री है, और हिस्ट्री ने एथनिक को इन्फ्लुएंस किया है। तो आप बोलते हैं कि एक साइज फिट करता है सभी को, वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि रीजन्स की डायनेमिज्म बड़ी थी, हिस्ट्री जो थी वो यूनिक थी। आप देखो यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली माइग्रेशंस हो रही हैं, अर्बनाइजेशंस हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशंस हो रही हैं। अब एक टाइम पे हो सकता है कि एच एस रिस्ले या फिर एच एच रिस्ले या फिर गुहा की क्लासिफिकेशन एक टाइम पे रेलेवेंट रही हो, बट वो जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ हैं उसको कैप्चर नहीं किया है। तो अब रिलायबल मेथड तो है क्लासिफिकेशन का, तो उसके बाद हम बात करते हैं एसएस सरकार की क्लासिफिकेशन। हाँ, अब जो पिग्मॉइड जो निग्रोइड एलिमेंट है इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा आप बात करेंगे। तो जे हटन ने और गुहा ने बात की थी पिग्मीज की। तो अब देखिए इनकी फीचर्स, स्किन कलर डार्क है, इनकी हाइट शॉर्ट स्टेचर के हैं, हेड जो है इनका डोलिगोसेफेलिक है या फिर मीजोसेफेलिक है, मीडियम स्मॉल। नोज़ इनका फ्लैट है, स्टेचर शॉर्ट है। तो पिग्मीज जो हैं, अब जैसे देखा जाए अब ये नेग्रोइड एलिमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है? आपको कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है। ओके, अब नेग्रिटो कोस्टल रीजन में रह रहे थे तो इनको मौका नहीं मिला कि अपने स्ट्रेन्स इंक्लूड करते हैं, ये जितनी भी एथनिक जो मेकअप है इंडिया का। अब जेनेटिक स्टडी हम कर सकते हैं। ओके, आप देखा जाए कि नेग्रिटो एलिमेंट्स आप कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो जे हटन ने कहा कि जितने भी जो नागास हैं, अनगामी नागा, वहाँ पे आपको नेग्रिटो के स्ट्रेन्स आपको मीन्स निग्रिटो हेयर आपको मिलेंगे कहाँ पे? जो अंगामी नागास हैं। तो मेलानेशियन कल्चर के ट्रेड्स इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो हटन को गाहो गुहा ने भी सपोर्ट किया, बासु ने भी सपोर्ट किया। इसने कहा कि अब वूली हेयर, फ्रिजी हेयर मिलते हैं, तो नागा हिल्स से क्रेनियल मटेरियल कलेक्ट किया। तो नेग्रिटो का जो स्कल था वो जो नागा के स्कल के साथ मिलता जुलता था। अब ए गेनस ने कहा, गुहा को व्यूज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया। इसने बताया कि वहाँ पे जो नागास हैं वो तो मिलते जुलते हैं नेग्रिटो से, क्योंकि उनके हेयर वूली हैं। अब टेक्सचर जो है हेयर का वो एक है रेशियल एलिमेंट है। इसने सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया। हो सकता है जो वूली हेयर है वो म्यूटेशन से हुई हो, वेवी हेयर की म्यूटेशन की वजह से वूली हेयर आ गए हो। तो हम ये कह नहीं सकते कि वूली हेयर मिला आपको तो वहाँ निग्रिटो एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये भी है, इसका फेवर में भी था
तो निग्रिटो एलिमेंट जो है पिग्मीज की जो निग्रिटो एलिमेंट है, तो इसके लिए बात करी थी गुहा ने और जे हटन ने। जे हटन ने कहा कि तो वुली हेयर है ना वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अंगामी नागास में, तो कहा कि हाँ नेगेटिव एलिमेंट है इंडिया में। अब फेवर की बात करें, कहते हैं कि एक क्राइटेरिया है तो ठीक है, एक हेयर फॉर्म एक क्राइटेरिया है रेशियल क्लासिफिकेशन का, बट ओवर एम्फेसिस उसके ऊपर कर देना वो ठीक नहीं है। हो सकता है जैसे कि फिशर ने कहा कि जो वुली हेयर है वो म्यूटेशन से आए हों। किसकी म्यूटेशन से? वो म्यूटेशन हुई है बेबी हेयर की म्यूटेशन से। तो जो कडार जो थे साउथ इंडिया के, तो उसने स्टडी की, तो इसने कहा कि नेगेटिव एलिमेंट तो है नहीं इनमें। कडार जो है प्रोटोस्टोलाइड के साथ मिलते जुलते हैं। अगर होता तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में भी आपको मिलने को देखने को मिलता। ओके, तो ये सारा था नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं एसएस, जो सरकार की जो क्लासिफिकेशन थी, किस तरह से उन्होंने डिफरेंट जो इंडिया में पाई जाती हैं रेसेस, उनको उनको नाम दिया, उनकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया। ओके, तो हम बात करते हैं एसएस सरकार की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम बात देखते हैं, एक तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड का बारे में बोला इसने। एस्ट्रोलॉइड है, इंडो आर्यन भी है जो कि पहले में भी था, एच.एस. रिस्ले में भी था। एस्ट्रोलॉइड जो है वो दूसरे में था, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जिसको हम बोलते हैं। तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में इसने संतल्स को डाला, है ना, इसने औरवान्स को डाला, मुंडास को डाला ऊपर। इंडो आर्यन में उसने डाला नॉर्थ इंडिया के इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, यूपी के, बिहार के, उड़ीसा के, इसने भी यही कहा कि जो गैंगेटिक इंडस वैली से लेके गैंगेटिक वैली तक जो लोग रहते हैं वो सारे इंडो आर्यन हैं। उसके बाद इराइनो स्काइथियंस की बात की। इराइनो स्काइथियंस आपको एच.एस. रिस्ले ने भी बताया था। तो ये लोग जो है गुजरात में सेटल हो गए, महाराष्ट्र में सेटल हो गए। तो डार्क कंप्लेक्शन है इनका। तो हेड फॉर्म अगर हम बात करें तो मीडियम टू ब्रॉड। तो ये आए तो थे नॉर्थ वेस्ट से। अब बुंडरी स्पीकर्स हैं, ये आगे संथल्स, जुआंग्स, सवारा। संथल्स को उसने मुंडरी स्पीकर्स में डाला, ऊपर उसने प्रोटोस्टोलॉइड में डाला था, संथल्स, मुंडास, होश। तो जो छोटा नागपुर रीजन के लोग थे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हिल्स के जो थे, उनको कहा गया मुंडरी स्पीकर्स। उसके बाद आ गया फार ईस्टर्न। फार ईस्टर्न में आपको देखने को मिलते हैं डार्क स्किन वाले, ब्रॉड हेड वाले, शॉर्ट स्ट्रेचर वाले, है ना। उसके बाद मंगोलियन आपको मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं, आइस एपिकेंथिक फोल्ड है। तो बड़े सारे आपको टाइप्स जो दी थी इसने एसएस सरकार ने, जिसपे सबसे पहले आता है, आपको देखने को मिलता है फार ईस्टर्न आता है ना। उसके बाद आपको देखने को मिलता है मंगोलियन। ओके, उसके बाद अगर ऊपर जाएंगे तो देखने को मिलता है मुंडरी स्पीकर्स, इसमें औरवान्स, मुंडास, संथल्स आते हैं। ईरानो स्काइथियंस गुजरात के हो गए।
महाराष्ट्र में हो गए, या फिर मैसूर या दक्कन वाली साइड की बात करें तो ईरानो स्काइथियंस वहाँ पे सेटल हो गए। इंडो आर्यन आपको देखने को मिलेंगे कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स या फिर इंडो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इंडस वैली और इंडो गंगेटिक प्लेन्स के बीच वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। एस्ट्रोलॉइड में आपको डाला गया था पहले, उसको प्रोटोस्ट्रोलॉइड में डाला था ना, मुंडा, संतल, सोरवाल। अब ये जो है बेसिकली ये ट्राइब्स हैं, साउथ इंडिया की ट्राइब्स हैं। ऊपर वाले सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स में डाला तो प्रोटोस्टोलाइड को, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जो है वो साउथ इंडियन की ट्राइब्स है। तो कडार्स, पनियंस, इरुलास, ओके है, ये डार्क कंप्लेक्शन के थे, शॉर्ट स्ट्रेचर के थे, हेड फॉर्म इनका लॉन्ग टू ब्रॉड था, नोज इनका मीडियम टू ब्रॉड था, ओके स्ट्रेचर शॉर्ट हाइट के थे। एस्ट्रोलाइड बेसिकली साउथ इंडियन की ट्राइब्स को उसने नाम दे दिया। तो हमने बात करी क्या, एच.एस. गुहा की बात की, हमने एच.एस. रिस्ले की बात की, हमने एस.एस. सरकार की बात की, तो 3 की बात हमने करी। तो देखा जाए तो इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, ओके। तो इसके बाद बाल क्रिश्चियन क्लासिफिकेशन आती है, जिसको हम बोलते हैं कोकोसाइड, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रोलॉइड। कोकोसाइड, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड। कोकोसाइड में आ गए आर्यंस, द्राविडियंस। ऑस्ट्रोलॉइड में आ गए ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया। मंगोलॉइड्स में आ गए नारायण ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो बाल कृष्ण ने भी क्लासिफिकेशन दी। तो रेशियल क्लासिफिकेशन जो है आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में रेलिवेंस इसका चाहे ना हो, लेकिन जब बनी थी उस टाइम पे इसकी रेलिवेंस थी, क्योंकि अर्बनाइजेशन हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो अब उसकी वजह से मिक्स हो गए हैं रेशियल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ। आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कब मिलेगी, ओके। तो ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स हैं बेसिकली, जो टेस्ट ऑफ द टाइम, withstand the test of the time, they are not able to withstand the test of the time। किसी ने ओवर सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा कर दी है ना, किसी ने कहा कि ये तो निग्रेटो के एलिमेंट तो इंडिया में है नहीं। अब होटन ने और गुहा ने इसके ऊपर वर्कआउट किया तो ये निग्रेटो एलिमेंट है इंडिया में, तो वो तो जो अंगामी ट्राइब्स को स्टडी किया तो ये कोस्टल रीजन में है। तो कहा कि वूली हेयर, अब वूली हेयर हो सकता है म्यूटेशन की वजह से हुआ है। तो इस तरह की इस तरह से उन्होंने निग्रेटो एलिमेंट की प्रेजेंस को उन्होंने बताया कि है या नहीं है। फेवर में भी आर्ग्यूमेंट है और अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट है। तो ये बेसिकली कोस्टल रीजन में है, तो इनका इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन के अदर ट्राइब्स में नहीं हो सका, क्योंकि माइग्रेशन नहीं हो पाई, ये रहे अलग या आइसोलेटेड में ही रहे, तो उसकी वजह से इनके इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए इनके जेनेटिक ट्रेड्स, ओके। स्टेन्स इनके रेशियल स्टेन्स जो थे इनके इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए अदर रेशियल एलिमेंट्स में। तो एच.एस. रिस्ले की बात करी हमने, जिसने इंडो आर्यन, ईरानो स्काइथियन, इंडो आर्यो ड्राविडियन, मंगोलो ड्राविडियन, स्काइथो ड्राविडियन, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन दे दी। फिर उसके बाद गुहा की बात करें, गुहा ने कहा नॉर्डिक्स, प्रोटोस्टोलाइड, वेस्टर्न ब्रासियोसेफेल्स, तो निग्रॉइड, प्रोटोस्टोलाइड, वेस्टर्न ब्राचियोसेफल्स, नॉर्डिक्स की क्लासिफिकेशन दे दी। अब उसके बाद एस.एस. सरकार आए, उसने कहा फार ईस्टर्न, निग्रॉइड, एस्ट्रोलॉइड, इंडो आर्यन। बालकृष्ण ने कहा कोकोसाइड है। कोकोसाइड कौन सी होगी, जो आर्यन लोग हैं, द्राविडियन लोग हैं। मंगोलॉइड और एस्ट्रोलॉइड। एस्ट्रोलॉइड हो गए साउथ इंडियन ट्राइब्स, मंगोलॉइड हो गए नॉर्थ ईस्टर्न के ट्राइब्स जो हैं। तो हमने पनियंस, इरुलास, कडार्स, नंबूदरीस, तेलुगु ब्राह्मण्स, गुजरातीस, बंगालीस, उड़ीसा के, लेप्चास, भूतियास,
अंगामी नागास, ये सारे डिफरेंट रेशियल स्ट्रेन जो इन 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 पॉपुलेशन में पाए गए। तो रेशियल क्लासिफिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है अभी इस टाइम पे, वो भी हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि रेशियल एलिमेंट्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो रेशियल क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं। 4 मेन क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी। तो उनके आपने टाइप, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है, और कहाँ कहाँ वो जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है उन रेशियल एलिमेंट्स की, वो भी आपने डिस्कस करना है। तो अब इसमें हम देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ही हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स पढ़ने हैं। हमने जो दूसरे एलिमेंट्स जो थे एथनिक एलिमेंट्स, वो हमने डिस्कस कर दिए। ओके, और हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स की। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स की बात करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में बड़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। तो पीपल ऑफ इंडिया है, सेंसस ऑफ इंडिया है, तो बहुत सारे जो 1961 का सेंसस हुआ तो कहा गया कि 187 लैंग्वेजेस हैं। तो डिफरेंट जो एरियाज़ हैं इंडिया की, वहाँ पे बोली जाती हैं। सेंसस 11 के मुताबिक जो कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे कंट्री में, 121 हैं। तो 121 हैं लैंग्वेजेस इंडिया में। तो कुछ लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में हैं, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में नहीं है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं 22। ओके, इसके अलावा बड़ी सारी 99 लैंग्वेजेस हैं, जो कि एक और कैटेगरी है टोटल ऑफ अदर लैंग्वेजेस। और कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं जहाँ पे आपको 10,000 से भी कम स्पीकर्स हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो जहाँ फिर इनकी आइडेंटिफाइबल नहीं हो पाई, लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। अब 1961 के सेंसस के मुताबिक देखा जाए तो इंडिया में 121 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें 22 लैंग्वेज जो है वो शेड्यूल में है। वो 8th शेड्यूल में है, और इसके अलावा कोई 99 लैंग्वेजेस हैं, प्लस और भी लैंग्वेजेस हैं जिनको कैटेगराइज नहीं किया गया, जिनको बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं थी। और ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जहाँ पे 10,000 से कम स्पीकर्स भी हैं। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं। तो 8th शेड्यूल में आपको 22 लैंग्वेजेस हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलपी विद्यार्थी और बीके राय, इन्होंने कल्चर, द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया बुक लिखी, एलपी विद्यार्थी ने और बीके राय ने। तो इन्होंने लैंग्वेज को क्लासीफाई किया, किसमें, द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया बुक लिखी थी एलपी विद्यार्थी ने और बीके राय ने। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। तो हम बात करते हैं जो इंडो यूरोपियन फैमिली की, जो कि आर्यन भी बोलते हैं जिसको। द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली है, तो द्राविडा है। तो उसके बाद आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, जिसको हम निषाद बोलते हैं। तिब्बतो चाइनीस लैंग्वेज फैमिली, जिसको हम कीर्तन भी बोलते हैं। तो इंडो यूरोपियन फैमिली, जिसको हम आर्यन भी बोलते हैं, कि कम से कम 73% जो लोग हैं इंडिया में, ये बोली जाती है। जैसे पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई,
मराठी हो, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, बंगाली हो गई, ये सारे इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो 73% इंडिया के लोग जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोली जाती है, जिसको हम आर्यन भी बोलते हैं। उसके बाद द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, जिसको हम द्रविड़ा भी बोलते हैं। तो कम से कम 20% जो पॉपुलेशन है वो लैंग्वेज बोली जाती है द्रविडियन फैमिली। अब इसमें आती हैं तेलुगु, तमिल, तुलु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, तुलु, कन्नड़, मलयालम और गोंदी, तो द्रविडियन फैमिली आ गई। उसके बाद आती है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। तो जो सेंट्रल ट्राइब्स हैं निषाद इंडिया के, तो ये 1.38% लोग हैं जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलते हैं। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स हैं संतल, मुंडा, हो, कोराकू। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के द्वारा बोली जाती हैं, इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है, ऑस्ट्रोलॉइड है ना। कितने हमने रेशियल एलिमेंट्स पढ़ दिए हैं, उनकी करेक्टराइजेशन भी हमने पढ़ दी है, डिस्टिंग्विशन भी हमने कर दी हुई है। तो ये एस्ट्रो यूरोपियन फैमिली में 75% लैंग्वेजेस आती हैं, 70% पॉपुलेशन, और तो आर्मेडियन करीब करीब पॉपुलेशन इंडो द्रविडियन स्पोक, जिसमें लैंग्वेजेस आती हैं तेलुगु, कन्नड़, देन ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में करीब 1.8% इसमें पॉपुलेशन बोली जाती है। इसमें ये ट्राइबल पॉपुलेशन ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। उसके बाद लैंग्वेज फैमिली जो है वो जो लद्दाखीस हैं, लेप्चास हैं, बोडोस हैं, है वो लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं। ओके, तो अब क्लासिफिकेशन हमने की इंडियन लैंग्वेजेस की, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को हमने स्टडी किया। ओके, कितनी लैंग्वेज? 21 लैंग्वेज हैं। और ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया बुक लिखी थी एलपी विद्यार्थी ने, बीके राय ने। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो जीए ग्रीरसन थे, उन्होंने लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स में क्या कंट्रीब्यूशन दी। ओके, तो क्योंकि लिंग्विस्टिक सर्वे जो था फर्स्ट वो क्या किया था, जीए ग्रीरसन ने, GRIE ग्रीरसन, जी ग्रीरसन। तो टाइटल था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो जीए ग्रीरसन ने दी, बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में बताया, 177 लैंग्वेजेस, 79 लैंग्वेजेस रिपोर्ट की, और कोई 544 डायलैक्ट्स जो थे वो अब सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के मुताबिक इंडिया में 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं और कुछ 1309 मदर टंग्स हैं। तो ये 4 इंडियन लैंग्वेजेस को कैटेगराइज था, इंडो आर्यन, सिनो तिब्बतन, ऑस्ट्रियन। तो टाइम पे रिपोर्ट हुई थी 179 लैंग्वेजेस और कोई डायलैक्ट्स थे 544 डायलैक्ट्स थे। अब 2011 के बाद 20 लैंग्वेजेस है और कोई 1306 जो है वो। ओके, अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं इन पॉपुलेशन
ग्रोथ या स्ट्रक्चर पॉपुलेशन में स्ट्रक्चर ग्रोथ है इन पॉपुलेशन का, ठीक है। टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो फिर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। तो कौन कौन सी जो फैक्टर्स पॉपुलेशन को स्ट्रक्चर ग्रोथ में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो डेथ रेट कम हो जाना, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाना, हो जाना, है ना। बहुत सारे रेमेडीज हैं इंडस्ट्री करनी, इकोनॉमिक मेजर्स एजुकेशन देनी पड़ेगी, फैमिली प्लानिंग है। तो हमें ओवर एम्फेसिस नहीं करना, एजुकेशन नहीं करें, पॉवर्टी है वो लिविंग को बड़ी हम उसका जो है उसका सोच सकते हैं, ओके। तो अर्बन एरिया पॉपुलेशन रेट को कंट्रोल किया गया है, बट रूरल में भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल करना है। तो पॉपुलेशन का जो एक्सपोजर हो रहा है डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। इकोनॉमिक देखना है, सोच देखना है, प्लानिंग देखनी है, ओके। तो अभी हम कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉपुलेशन पॉलिसी की, पॉपुलेशन रिकमेंड मुख्य आई बोलो। तो पॉलिसी को डिस्करेज इसको अडॉप्ट करो। राधा मुखर्जी कमेटी आई 1940 में, उसके बाद भोर कमेटी आई। बोर कमेटी ने कहा फैमिली को लिमिट तरीके से हमें फैमिली को लिमिट करना पड़ेगा। बोर कमेटी राधा कमल मुखर्जी का। अब इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी अडॉप्ट की, तो फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी जब अडॉप्ट की, प्लान जो है वो सेंट्रल सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड था, सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन थी। तो जो मिनिमम जो मैरिज एज थी रख दी 21 और लड़की रख दी, ठीक है। और मॉनेटरी बेनिफिट्स देना चाहिए बर्थ के लिए, स्टेरिलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया, ओके। तो सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड आया, इन्होंने फैमिली के ऊपर फोकस किया। इमरजेंसी पीरियड में पॉपुलेशन ग्रोथ को करने के लिए फोर्स स्टेरिलाइजेशन की। गवर्नमेंट ने कहा कि अब फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में, पहले पॉपुलेशन पॉलिसी आई हेल्थ की ज़रूरत नहीं थी। कमेटी नहीं, क्या पॉपुलेशन अगर बढ़नी चाहिए तो इस तरह से प्लान्स बनाने चाहिए, शॉर्ट टर्म मीडियम सकने, ठीक। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 2000, तो MS स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने एक्सपर्ट ग्रुप था MS स्वामीनाथन का, तो MS स्वामीनाथन ने कि
अध्यक्षता में उन्हें नेशनल पॉपुलेशन के पहले ही जो है अडॉप्ट की 1991 और 1991 में भी नेशनल कमेटी बनी थी पॉपुलेशन। 1993 में रिपोर्ट सबमिट की कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने की है। ठीक है, तो कमेटी बनी थी पहले पॉपुलेशन की 1991 में, 1993 में रिकमेंडेशन की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2001 में उसी को मद्देनजर रखते हुए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी 2000 में। नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क या गोल स्ट्रेटजीज। तो क्या किया कि जो टोटल टोटल फर्टिलिटी लेवल तक लेके और स्टेबल पॉपुलेशन हमने बनानी है 2045 तक। टारगेट्स कुछ सेट किए थे, तो कौन सी नीड है उसको पूरा करो, और जो फर्टिलिटी रेट है उसको लेवल बनाओ टू प्लेस। उसके बाद स्टेबल पॉपुलेशन बनाओ 2045 तक। तो ये सारे मेजर्स जो है वो ड्रॉप किए गए थे। तो ये सारे फैक्टर्स के बारे में बात की हमने, है ना। तो इकोनॉमिक मेजर्स आने चाहिए, सोशल मेजर्स उठाने चाहिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उठाने चाहिए। ओके, इंसेंटिवाइज चाहिए, इंफॉर्मेशन क्रिटिकल अप्रेजल करना, डिस्कस हम मीडियम टर्म और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। तो अब पॉलिसी में मिशन विकास लॉन्च किया गया, परिवास में क्या किया गया, कॉस्टिक्स और प्री प्लानिंग सर्विसेज को जितने फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे कॉन्ट्रेक्ट को बढ़ाया गया। जनसंख्या स्थिरता कोष, जनसंख्या स्थिरता फंड बनाया गया। तो ठीक है, तो एज ऑफ मैरिज जो है वो रेस करने के लिए मैरिज पर फोकस किया गया। आशा सर्विस सर्विस को यूटिलाइज किया गया। ये सब लिए कहाँ पे, जनसंख्या स्थिर कोष, मिशन परिवार विकास किया गया। मिशन पर विकास में क्या किया गया, भी हाई फर्टिलिटी में क्या किया गया, इस्तेमाल किया। तो ये आपको देखोगे फर्टिलाइजेशन की गई, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया गया, है ना, एजुकेशन दी गई, विलेजेस को किया। उसके बाद बड़े सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स दोनों की गई। ओके, तो अब टोटल फर्टिलिटी जो है वो डिक्ट हो गई है 2। ठीक है, अब ग्रोथ है वो भी कम हो गई है, वो अब 17.7 पे आ गई है। तो जो फर्टिलिटी रेट था वो टोटल फर्टिलिटी रेट 2 पर टोटल फर्टिलिटी रेट किया है 2.1। ठीक है, जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो। ये हमने पॉपुलेशन की क्या ओके गाइस, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रखा है। चैनल को लाइक शेयर करें।